क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान दिनांक 27/10/2020 अध्याय 4 मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हमने कल उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं और मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, जैसे मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिसके अंत में राजपूत इनका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया, कईयों ने इसका विरोध किया। मेवाड़ के सिसोदिया वंश लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों के साथ सामान्य व्यवहार किया और उन्हें जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए रखने संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा है। शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। उसके बाद में आता है मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह से सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त किया, आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की ईरानी थे, सरदार तुर्की ईरानी थे। लेकिन जब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठा और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था भी इसके लिए श्रेणी व्यवस्था के अंतर्गत पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व
सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे और वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दागते थे। सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे। सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। सैनिकों का पंजीकरण करना, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। उन्हें जागीर कहते थे और तकरीबन एकताओं के समान थी, परंतु 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया था? मनसबदार युक्तियों से भिन्न उसने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपने जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनसे नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। राजस्व मनसबदार के वेतन में से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक और इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी आई। जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। उसके शासनकाल के अंतिम वर्ष औरंगजेब इन परिवर्तनों पर निर्णय नहीं कर पाया। इस कारण
किसानों अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना